कि बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बात होगी बंगाल की भी, महाराष्ट्र की भी। जब चुनावी मौसम आता है तो फिर हिंसक झड़प क्यों ज्यादा बढ़ जाती है, सांप्रदायिक तनाव क्यों देखने को मिलता है। हमने बिहार में आपको दिखाया था किस तरीके से रामनवमी के मौके पर वहां पर सांप्रदायिक तनाव भड़का था, और यही वजह थी कि कल अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को, सासाराम में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन वहां पर क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है, इसीलिए उसे रद्द कर दिया गया। इसी बात को लेकर आपको बता दें, अब बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गई है। बीजेपी दरअसल ये कह रही है कि साजिश के चलते जानबूझकर हिंसा को भड़काया गया। जो खुफिया तंत्र है वो बुरी तरीके से नाकाम साबित हो गया है। सूबे के सीएम सूबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा गया था कि अमित शाह वहां पर न पहुंचे। ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार वही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमें नहीं पता, भाई कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसे सुरक्षा तो मिलेगी, आने में कोई मनाही तो नहीं है, हमें नहीं पता कि जनसभा को क्यों रद्द कर दिया गया। बहरहाल बीजेपी दफ्तर से आप देख रहे हैं ये लाइव पेशकश। सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बिहार का माहौल रामनवमी के मौके पर खराब करने की कोशिश की गई, और जिसका असर पूरे देश भर में नजर आ रहा है। बिहार में क्यों बिगड़े हालात? क्यों सुलगा बिहार? क्यों मचा कोहराम? सासाराम में हिंसा, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द। आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में, हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। नीतीश से अब नहीं संभल रहा बिहार। सरकार का इकबाल होता है, पुलिस का इकबाल होता है, वो खत्म हो गया है। नीतीश और तेजस्वी के राज में चरम पर है अपराध। देखिए, बिहार में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है। जानबूझकर की गई गड़बड़ी जांच कर रहे हैं। ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। बंगाल बिहार में तनावपूर्ण हालात का जिम्मेदार कौन? बिहार और बंगाल एक ऐसे स्टेट हो गए हैं जहां पर त्योहार के वक्त में पुलिस को जो एहतियात रखना चाहिए वो नहीं रखा गया। चुनाव आते ही क्यों भिड़ जाते हैं दो समुदाय? रामनवमी पर हिंसा क्या चुनावी सियासत? तो सासाराम में रैली को संबोधित करना था, लेकिन फिलहाल वो पूरा कार्यक्रम रद्द हो चुका है। और इसी बात को लेकर आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर से आप देख रहे हैं लाइव बुलेटिन। बीजेपी जो है वो घेर रही है सरकार को। वो ये कह रही है कि सरकार नाकाम साबित हुई है, जानबूझ के हिंसा को भड़कने दिया गया। खुफिया तंत्र क्या काम कर रहा था, क्या एहतियातन कोई कदम उठाएगा, यहां तक इल्जाम लग रहे हैं कि कल रात तक पुलिस मोर्चे पर नजर नहीं आ रही थी, फ्लैग मार्च तक निकाला नहीं गया था। यानी कि हालात को इसी तरीके से बेकाबू होने दिया गया था ताकि ये रैली जो है उसे रद्द कर दिया जाए। फिलहाल क्या कहना है सूबे के सीएम नीतीश कुमार का, आपको दिखाते हैं। बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना।
वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। बिहार में बनी हुई है गठबंधन की सरकार, और सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है, ये दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी हमलावर हो गई है। इन सब के बीच जेडीयू और आरजेडी पार्टियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हमको मिल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। देश भर के कई इलाकों में हुआ है, और जब जब ये इस तरह का पर्व आता है, जुलूस निकलता है, जुलूस का जो रूट होता है वो रूट से अलग हो करके जुलूस वाले जो है घुसते हैं, माने इस तरह का प्रोवोकेटिव नारा लगाते हैं, जिसके वजह से जो है तनाव पैदा होता है और इस तरह की घटना जो है होती है। अब देखिए हावड़ा में भी इसी ढंग से हुआ, सासाराम में दिन में ही हो गया, बिहार शरीफ में रात में जो है हुआ, लेकिन दोनों जगहों पर प्रशासन ने बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि नुकसान कम से कम हुआ। रामनवमी जैसा पवित्र त्यौहार, जिस पर लगातार जिस ढंग से प्रशासन लगातार नियंत्रण उस पर स्थापित किया है, और 17 वर्षों से हम बिहार में हैं, ऐसी घटनाएं हमारे लिए बिल्कुल ही चुनौतीपूर्ण हो गया। जो अद्यतन स्थिति उभर करके आई, जो भी जानकारी मिली है सासाराम में और बिहार शरीफ में, प्रशासन ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया, कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित किया है, और तथ्यों की जांच भी हम कर रहे हैं। बिहार शरीफ हो, नालंदा हो, सासाराम हो, भड़की है हिंसा, और इस मामले में आपको बता दें 45 गिरफ्तारियां हो गई हैं। 18 गिरफ्तारियां अगर मैं आपको बताऊं तो वो सासाराम से हुई हैं, और गृह जिला, सीएम का गृह जिला नालंदा, वहां से कुल 27 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सीएम कह रहे हैं 17 साल में इस तरह का माहौल तो बनते कभी नहीं देखा, लेकिन जो पीड़ित है वो अपनी आप बीती किस तरीके से बयां कर रहे हैं, भारत एक्सप्रेस के सामने आपको दिखाते हैं। कितने बजे से? 6 बजे से। क्या मामला था, क्यों ये सब चल रहा है? रामनवमी का जुलूस निकला था, उस समय मुसलमान ढेला मार दिया, पत्थर मार दिया, सब लोग हिंदू लोग को भड़क गया, तो वो भी लोग उस सब पर चढ़ गया, तो वो भी सब चढ़ गया। बात यही है। बजरंगबली का मंदिर चढ़ा है, तोड़ दिया है बजरंगबली का तोड़ मंदिर? दिया है। कहाँ पर ये बजरंगबली का मंदिर है? दुर्गा माँ का मंदिर है, वो सब पनिया रोजा बजरंगबली, उसमें ढेर देवता का मंदिर है, सब तोड़ दिया। हैरान कर देना ये पूरा मामला, और हैरानी और ज्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब भी चुनाव का माहौल होता है तो फिर इस तरह की जो हिंसक गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि जानबूझकर दो संप्रदायों के बीच में तनाव भड़काने की कोशिश की जाती है, वोट बैंक को साधने के लिए चुनावी मौसम में ही क्यों इस तरह की हिंसक खबरें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, ये बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। यासिर जिलानी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, सतीश कुमार दास, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ है, सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, और कुछ ही देर में हमारे साथ मेरी सहयोगी पटना से माधुरी कुमारी भी जुड़ने वाली है। पहला सवाल सतीश कुमार जी आप ही से, क्योंकि सत्ता में आपका है, आपकी पार्टी है, जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, ये नौबत कैसे आ पाई? क्योंकि बीजेपी लगातार यही इल्जाम लगा रही है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है और साजिश की बू भी आ रही है। देखिए, सबसे पहले कि बिहार में पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी की जुलूस निकालने की पूरी तैयारी की प्रशासन के द्वारा की गई थी, और कौन सा कैसेट बजाना है, कौन सा आपत्तिजनक नारे नहीं लगाना है, और इसकी शांति समिति की बैठक हुई थी, किस रूट पे जाना है उस रूट को तय किया गया था, और उसी रूट पे जुलूस की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन जो अभी जानकारी निकल के आ रही है सासाराम से और आप बिहार शरीफ से, ये तय रूट से अलग रूट पे इन लोग जाने का प्रयास करने लगे, और जहां दूसरे जमात के लोग, मुस्लिम जमात के लोग जिस इलाके में रहते हैं उस वहां पर जाकर के जय श्री राम का नारा इस कदम लगाने लगे जैसे कि कोई जूथ में जा रहे हैं, तो ये और भड़काऊ नारा लगाने लगे, और उसके बाद से ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी बिहार शरीफ में 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सासाराम में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और पिछले 17 साल से जब बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार थी तो इस तरीके का हरकत नहीं होता था, लेकिन सरकार से बाहर जाने के बाद भाजपा बौखला गई है, और जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी भी आधार पे बांटने के लिए दिन रात चक्र चल रही है। इसी का नतीजा है रामनवमी में जो इस तरीके का हरकत हुआ है, क्योंकि राम तो सबके हैं,
और राम शांति के सतीश जी, प्रतीक लेकिन है। शासन राम न प्रशासन तलवार- क्या कर रहा था? आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? जिम्मेदारी किसकी बनती है? तैयारी क्या थी? ये सवाल उठता है ना, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन बड़ा गंभीर इल्जाम आपने बीजेपी पर लगाया है, इसलिए सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। जल्दी से रुक करूंगी यासिर जिलानी जी का। यासिर जी, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की गई ताकि अमित शाह वहां पर रैली ना कर पाए, लेकिन इल्जाम आप पर यह लगाया जा रहा है कि माहौल खराब करने की दरअसल यहीं से कोशिश की जा रही थी। ये छटपटाहट थी, बौखलाहट थी कि सत्ता में नहीं है तो माहौल खराब करेंगे। ये अभी प्रवक्ता महाशय जो पहले मुझसे बोल रहे थे, मैंने समझा नहीं कौन किस पार्टी से हैं, लेकिन बहुत ही विचित्र बात कर रहे हैं। एक धार्मिक जुलूस में अगर कोई नारे लगाएगा, हाँ, तभी उनका चरित्र इस तरीके का है, क्योंकि उनकी पार्टी का भी चरित्र जो है वो धर्म के आधार पे राजनीति कह रहा है, इतिहास है उनका। बताइए, अगर रामनवमी में जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं तो ये उसको संज्ञान देते हैं कि युद्ध पे कोई जा रहा हो। और ये भारत है, भारत में हर आदमी को अपने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड करने के लिए इजाज़त है। और इतना बड़ा त्यौहार, सौहार्द का त्यौहार, शांति का त्यौहार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के कण कण में वास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत के 135 करोड़ लोग अपना आराध्य मानते हैं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जो लोग धर्म आधारित राजनीति करते हैं, आप देखिए कि इतिहास रहा है बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में कि जब भी इस तरह के त्यौहार आते हैं तो संगठित होकर सौहार्द को इसलिए बिगाड़ा जाता है कि राजनीतिक रोटी सेक सके, सत्ता में बने रहें। आपकी खुफिया तंत्र, आपका लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। आपको इस बात का भी एहसास नहीं है, आपकी जो खुफिया तंत्र है उसको इस बात का पता नहीं चला कि 10 आदमी से ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठे हो गए, कैसे लोगों को आपने सड़कों पे आने दिया पत्थरों के साथ और डंडों के साथ और लाठियों के साथ। जिस तरह का दृश्य देखने को आया है बिहार के 2 ज़िलों से, बंगाल के कई एरिया से आया है। तो इस तरह की राजनीति कब तक आप करेंगे भारत के अंदर? और इस तरह की राजनीति जब हुई है, जिन लोगों ने करी है वो फिनिश होने के कागार पे पहुंचे हैं। और इस बार बिहार में बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी चुनाव के अंदर कि जो राजनीति ये कर रहे हैं ये दोहरा नहीं पाएंगे। सौहार्द बनाए रखिए। किसकी जिम्मेदारी है? वहां के मुख्यमंत्री की। गृह मंत्री किसके पास है? गृह मंत्रालय किसके पास है? उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रशासन, पुलिस, एसडीएम, लोकल जो इंटेलिजेंस की यूनिट होती है, उनके पास जानकारी होनी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री आके जिस तरह का एलआईयू की तरफ से क्या जानकारी इनको मिली थी? एलआईयू की तरफ से अगर इनपुट मिला था तो इस इनपुट पर काम क्यों नहीं किया गया था? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। सुनील कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुनील जी, इस तरह की तस्वीरें आना और एक ऐसे वक्त में आना, देखिए जब चुनावी बिगुल बज चुका है, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और पूरी तस्वीर अगर बताएं तो अभी विधानसभा चुनाव भी साल के आखिर में कुछ राज्यों में होंगे। अगले साल चुनावी महासमर में उतरने की तैयारी थी। उसी के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा था अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि बिहार में है 40 लोकसभा सीटें और कहीं ना कहीं एक चुनावी समीकरण तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। इन सब के बीच माहौल किस कदर खराब हुआ आपने देखा। लेकिन जो चीज, हर ऐसी बड़ी खबर जब सामने आती है तो एक बात का जरूर जिक्र होता है और वो होती है टाइमिंग। जिस मौके पर इस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है, क्यों ऐसा होता है कि बार बार जब भी चुनावों का ऐलान होता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, चुनाव होने वाले होते हैं, तो फिर सांप्रदायिक हिंसा जो है वो चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि सियासी रोटियां सेकनी होती हैं। ये देखो कविता, निश्चित तौर से ये जांच का विषय है और राज्यों में यदि कोई घटना होती है इस तरीके की तो राज्यों का अधिकार है और राज्यों की जिम्मेदारी भी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और निश्चित तौर से जो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हों या सोशल कार्यक्रम हों, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम जब होते हैं तो शांति कमेटी की मीटिंग हुआ करती है, थाने स्तर पर सारे धर्म के लोगों को बुलाया जाता है और निश्चित तौर से उनको जिम्मेदारी भी उनकी निहित की जाती है। लेकिन क्या ऐसा किया गया? क्या इंटेलिजेंस की कोई सूचना नहीं थी कि यदि ऐसी कोई घटना हो जाए तो निश्चित तौर से उसके उपाय उनके पास क्या होंगे तात्कालिक? लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ देखने को न मिला, न पश्चिम बंगाल में न बिहार में। और इन दोनों राज्यों के अलावा भी देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं हुई, गुजरात में भी ऐसी घटनाएं हुई और छिटपुट घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं। तो निश्चित तौर से प्रदेश की सरकारें फेलियर हुई हैं। केवल बिहार और पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर सकते, करेंगे तो पूरे देश की बात होगी।
और यदि ऐसी एक जैसी घटनाएं यदि विभिन्न प्रदेशों में हुई हैं तो ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि कोई बड़ी कमेटी गठित करके जांच कराई जाए कि आखिर में इनके पीछे क्या चुनावी गणित है, क्या सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोई मंशा लोगों की है, क्या धार्मिक तरीके से कट्टरता जो इस देश में बढ़ रही है, जो फिलहाल के दिनों में तमाम ऐसे बयान आए हैं, उनके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है क्या? ये सब मुद्दे हो सकते हैं और निश्चित तौर से कहिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन तमाम प्रकरणों में मैंने देखा है अपने जीवन काल में एक जैसी घटनाएं जब कई प्रदेशों में होती हैं तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। केंद्र सरकार एक बड़ी कमेटी बनाए, विभिन्न राज्यों में भेजे। एक पैटर्न अगर उभर कर आ रहा है, बहुत अहम बात आपने कही है, अगर एक सियासी पैटर्न उभर कर आ रहा है कि इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, इधर माहौल खराब होता है। अभी देखिए हम देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है और आप देख रहे हैं मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से बेमौसम बरसात हो रही है, खराब मौसम यहाँ पर और वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कई राज्यों में। यही सवाल उठ रहा है लगातार कि आखिर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या किसी एजेंडे के जरिए जानबूझ के मौसम खराब, माहौल जो है वो खराब करके और कहीं ना कहीं चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? यासिर साहब, आपने सुना जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका साफ तौर पर यही कह रहा था कि अब केंद्र को भी इसमें पहल करनी होगी, एक कमेटी का गठन क्यों ना किया जाए ये समझने के लिए। अब जब बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी, अगर मामला है और बहुत गंभीर है तो फिर इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देश विरोधी साजिश का भी ये हिस्सा हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, समीक्षा की जा रही है और कहीं अगर सरकार की फेल्यूर है, वहाँ के खुफिया तंत्र की फेल्यूर है तो सवाल उनसे किया जाएगा और जवाब भी लिया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर अब सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। भारत के अंदर इस तरह को, और ये हम आप देखिए ये एक पैटर्न बना रखा है, हम पिछले 4-5 साल से आप देख रहे होंगे, और ख़ास करके ये दोनों जो राज्य की ज़मीन है बंगाल और बिहार, यहाँ पे एक अजीब व गरीब सिचुएशन त्योहारों के वक्त कर दी जाती है। तो ये सुनियोजित और संगठित तरीका हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से एक बार तो चलिए सडनली हो सकता है कि कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आई और कुछ लोग आवेश में आके किसी तरह के भड़काऊ भाषण या कुछ जो बातें सामने आती हैं उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन बार बार होना एक आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है और संगठित होकर अपराध करने की मानसिकता को दर्शाता है। इसमें आप यकीन रखें, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारत की आपके जो व्यूअर्स हैं और भारत की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। सारी चीज़ें समीक्षा होने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए, और जो काम अभी चल रहा है, जिस तरीके से इनपुट आ रहे हैं, उसमें सेंट्रल की नज़र है। जी जी जी, आरजेडी प्रवक्ता सतीश कुमार दास जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, एक लंबा राज रहा था लालू राज जिसको हम कहते हैं, जब ये कहा जाता था, जब नीतीश जी सीधा निशाना साधते हुए कहते थे ये लालू राज नहीं है, ये जंगल राज है, और उसी के खिलाफ एक वक्त उन्होंने मैंडेट भी पाया था, जो बिहार का मैंडेट था, यही कहा था उन्होंने कि इसी जंगल राज के खिलाफ है। अगर अभी भी कानून व्यवस्था आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है तो क्यों ना माना जाए कि यहाँ पर भी नाकाम साबित हो रही है राज्य की सरकार? देखिए कविता जी, सबसे पहले तो जो आपने जंगल राज कहा, इस शब्द को वापस लीजिए। जनता की राज थी जिसमें गरीब गुरबों को ताकत लालू यादव जी ने दिया था, जिनको पढ़ने का, विद्यालय जाने का, ब्लॉक में थाने में जाके कुर्सी पे बैठने का, जो खटिया पे बैठने की ताकत उनके पास नहीं थी, उस ताकत को लालू यादव जी ने आजादी के बाद आम जनों को देने का काम किया था। उसको भाजपा, आरएसएस और मीडिया के लोगों ने जंगल राज करके प्रचारित करने का काम किया, जिससे बिहार का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार बदली है, कविता जी, बहुत बड़ी चुनौती थी। कविता जी, ये मानेंगे नहीं, उसी जंगल राज का नतीजा था कि 1998 में लालू यादव जेल चले गए थे। मुझे भी बोलने दिया जाए, मुझे भी बोलने दिया जाए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक याद दिला रहा हूँ कि वही राज था जिस राज्य में आपके नेता, आपके मुखिया 1998 में जेल चले गए थे। वो कोई किसी के साथ उसमें
गलबहियां करने में वही नहीं राज गए है थे, जो अपराध के गुजरात सिलसिले में गुजरात जेल गए थे। गुजरात के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री यादव जी जो अपराध के उस सिलसिले में जेल तत्कालीन गए थे मुख्यमंत्री जी को 1998 पूरी में। दुनिया में वीजा नहीं मिल रहा था, वही राज है तब जो अभी ईडी नहीं था, वर्तमान में गृह तब मंत्री है, ईडी नहीं जिनको था कि आप तड़ीपार ये भी कहें कि घोषित कर दिया सेंट्रल गया ने था। ईडी बना रखा है जो बार बार आप। तो इसलिए हम हमारी बात को पूरी सुना जाए, जो बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, जिससे भाजपा बौखला गई है, और खास करके अमित शाह जी 6 महीने में 5वीं बार बिहार आ चुके हैं, आज भी आ रहे वो। तो ये इनको जो सत्ता जाने की जो बौखलाहट है, उनको बिहार में कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। यहाँ तमाम विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं, एकलौता भारतीय जनता पार्टी बची है, तो उनके पास एक ही एजेंडा बचता है, वो सांप्रदायिक एजेंडा। जो नागपुर से एजेंडा तय किया जाता है, जो गुजरात से एजेंडा तय किया जाता है, वो एजेंडा है लोगों को बांटने वाला एजेंडा, दलित पिछड़ों को बांटने वाला एजेंडा और धर्म के आधार पे बांटने वाला एजेंडा। तो उस एजेंडा को बिहार की धरती पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का काबू से आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी के साथ जरा ये तो बताइए कि जिम्मेदारी किसकी होती है? कानून व्यवस्था बनाए रखने की, सांप्रदायिक सौहार्द जो है उससे बनाए रखने की। अगर रामनवमी का अवसर आता है, कोई भी त्योहार अगर मनाया जाता है, तो उस दौरान जिम्मेदारी बड़ी किसकी होती है? आपको लगता है चूक हुई है? जो भी चूक हुई है, कहीं पे भी जो दिक्कत हुई है, वो सारे लोग कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। इसी वजह से तो 20 लोग पकड़े गए हैं बिहार शरीफ में, इसी वजह से तो सासाराम में गिरफ्तारी जारी है, छापामारी जारी है। और जो साजिश रची गई थी पूरे बिहार को धार्मिक उन्माद में ढकेल देने का, तो ये नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी जी का ही शासन था कि बिहार को हम लोगों ने बचाने का काम किया है। और जो भी जहां भी गलतियां हुई हैं, जो जिन नारों पर और जिन कैसेट पर हमारे जो लोकल लेवल पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें बैन किया गया था कि बोले पुकारती 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 माँ भारती और खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, ऐसे भड़काऊ नारे पर जो बैन किया गया था, और फिर उस कैसेट को बजाया गया है। और उस कैसेट को किसने बजाया है? और वैसे जगह पे जहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र था, जहाँ पे नहीं जाना था। तो बिल्कुल, माहौल अगर खराब करने की कोशिश की गई है, तो जाहिर तौर पर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये नौबत कैसे आ गई, ये बड़ा सवाल है टाइमिंग को लेकर। जी यासिर जी, जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए इनकी विचारधारा की मंशा देख लीजिए कि अगर कोई नारे लगाए जाते हैं तो भारत के अंदर वो नारे लगते हैं। खालिस्तान बना रखा है क्या आपने बिहार को? आपने अफगानिस्तान बना रखा है क्या बिहार को? आपने तालिबान बना रखा है क्या बिहार में कि वहां नारे नहीं लगने देंगे? ये देखिए, ये जो इनकी मंशा है, जो राजनीतिक इनकी जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, एक समुदाय को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने जो केंद्र बिंदु मुस्लिम वर्ग को कर रखा है, ये वो बात कर रहे हैं। शांति और खुशियां बनाने नफरत की राजनीति आप लोग करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। की बात होती है मुस्लिम यादव वोट बैंक, उस वोट बैंक को साधने के लिए जो उपाय किए गए थे, उन उपायों का ये असर था, बैकफायर कर गए, और उसका ये असर था कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत एक्सप्रेस लगातार ये सवाल उठा रहा है कि चुनावी मौसम में ही माहौल क्यों खराब होता रहा। इंदौरी ने भी इस पर शेयर किया था, उन्होंने अर्ज किया था कि चुनावी मौसम है तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव है। तो यही सवाल उठता है कि क्या चुनावी मौसम में जानबूझकर इस तरीके से तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि सियासी रोटियां सेकी जा सके, जो वोट बैंक है उससे साधा जा सके। और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं एक नए भारत के लिए नए बदलाव की दरकार की जाए केंद्र की तरफ से, और साथ ही साथ राज्य सरकार भी एक अच्छा माहौल बनाए जिसमें लोग घर से बाहर निकले और वोट करें, और जो भी वोट वो करे उसका धार्मिक आधार ना हो, सांप्रदायिक आधार ना हो, बस विकास हो उसका एजेंडा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी दफ्तर से देख रहे थे दिल्ली से आप हमारी ये खास पेशकश, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।